और लक्ष्य भैया, क्या हाल है? हेलो हिमांशु भैया, हाउ आर यू? फाइन फाइन, आप बताएं कैसे हैं? गुड गुड। और क्या चल रहा है काम वाम? न्यू पॉलिसी, न्यू रिजीम, ओके। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं एक्चुअली आज आया था आपके साथ एक पॉडकास्ट करने के लिए, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को नए जो जेनजीज हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, आप उनके लिए एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन वाले एक कंटेस्टेंट हो जो कि ये बताएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी आया, अपना बिज़नेस सेटअप किया, कोई फोर फादर्स का बिज़नेस था नहीं लिखकर का, और बहुत एजुकेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपने बीटेक करी कंप्यूटर साइंस के अंदर, सुनने वाली बात है। उसके बाद एमबीए करी और एमबीए करने के बाद शराब का बिज़नेस कर रहे हैं। तो पहले एक टैबू हुआ करता था, एक मिथ था कि शराब का धंधा गुंडा करते हैं या गुंडे लोगबा करते हैं। ये भाई हमारे बहुत शरीफ और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं इनके फादर साहब को भी जानता हूँ, फैमिली को भी जानता हूँ। तो बहुत ही अच्छे लोग बाग हैं और बहुत सफिस्टिकेटेड धार्मिक लोग बाग हैं, और उसके बावजूद ये शराब का बिजनेस कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है जो बिजनेस को बिजनेस मानते हैं। तो आज मैं बेसिकली अपने व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट इसलिए भी करना चाह रहा था ताकि भैया के साथ बैठ के, लक्ष्य जलान जी के साथ बैठ के, मैं सारी बातें जो डिस्कस करूँगा, कितना मार्जिन है, कितना बिज़नेस है, कैसे बिज़नेस होता है, ऑपरेशन क्या है, क्या एक्चुअल में अब नई जनरेशन को बिज़नेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या स्कोप है उनके लिए और आया कैसे जाएगा, वो सब चीज़ आज लक्ष्य भैया हमारे सारे और आपके भी ये सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो नमस्कार लक्ष्य भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिमांशु सोंधी पर। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड आप ही बताइए, क्योंकि मैंने तो बता दिया बट आप भी एक बार बताइएगा। Okay, so my hometown is in Bulandshahr. I have born and brought up there. I have done my BTech. I was like initially very fascinated towards computers and all. So initially when you grow up, आपको थोड़ा बहुत आप ट्रबल शूट करते हो, then people call you, it's more like कि भाई आपको कंप्यूटर का ठीक करना आता है. And I was doing just basic things. So but लोगों को ऐसा लगता था that कि he can do major trouble shooting. तो इससे एक ऑटो मोड पे अपने दिमाग में आया that I am more into computers. But if I tell you Himanshu bhai, I did my 11th 12th in physical education, though computer science was my too much interest. I have done C++ and Java before that, like on a parallel course. Then I did my BTech in computer science. So I haven't studied basic computer science of 11th 12th. So I have studied that BTech in computer science. That was a different field. And obviously in my family everyone is engineer. My dadaji is an engineer. My papa is an engineer. My chacha is also an engineer. So everyone is from an engineer family. So that engineering things comes automatically. And we are from a business family. We are into manufacturing of electric pole and hand pump. That is our core business. So yes, I was initially fascinated towards computer science. I did my computer science. Over the time, I realized that I wanted to also able to manage. More like a bigger companies, how they do it, more like so initially my interest tend to forward toward it to computer science. मैंने start करी, कंप्यूटर की तरफ फैसिनेशन था. कंप्यूटर साइंस के करने में आई रियलाइज कि कि फैक्ट्री चलाने के लिए इट्स मोर देन जस्ट नोइंग अबाउट कंप्यूटर. ओवर द टाइम आई रियलाइज कि कंप्यूटर इज नॉट माय कोर. फैक्ट्री कौन सी, मतलब जो हैंडपंप वाली फैक्ट्री है? सो वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स एंड हैंडपंप. बीइंग फ्रॉम अ दिस बिजनेस फैमिली, that things come automatically in the blood. My granddad, my dadaji and my papa and chacha all are engineers. My mom is also in masters. So I remember एक मम्मी ने मेरे को एक बार टोंट मारी थी after doing my BTech that I don't want my kid, मैं अपने चाहती नहीं मेरा बच्चा मेरे से भी कम पढ़ा लिखा हो. तो that hit me hard. तो मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे पढ़ना ही है. I did MBA, MBA in International Business. So liquor was nowhere close, nowhere around me. But yes, after coming back from doing after an MBA, I came back to the business. I realized, and at that time, Yogi government came into action. So they came up with this new policy, liquor policy in 2018, which was more private oriented. They were trying to bring privatization into the liquor business. Obviously, it's a fascinating business. For us, earlier liquor used to be a taboo. एक taboo लगता था कि क्या है, कैसे है, बदमाश लोग ही कर सकते हैं, गुंडा होते हैं, जाल वाली दुकानें होती हैं.
दुकानों पे जाना लोग नहीं चाहते थे, तो गेटिंग इनटू दैट बिजनेस वाज ए वेरी बिग टैबू। ऑल्सो फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, बीइंग अ बनिया फैमिली, तो मैं भी यही कहने वाला था अभी। दूर दूर तक कहीं तक नहीं था। हाँ। बट येस, वी एंटर्ड दिस बिजनेस विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड। उसमें प्लान इनिशियली ये था दैट वी विल बी एट द बैकग्राउंड, वी वोंट बी टेकिंग थिंग्स ऑन द फ्रंट एंड। बट जब मैं पढ़ के आया, एकदम से नया फील्ड था, आई रियलाइज दैट वी कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव इनटू दिस बिजनेस। तो इस तरीके से लिकर बिजनेस में एक्सीडेंटली वी एंटर्ड इनटू इट, एंड फ्रॉम नाउ देन मतलब वी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो आप इसको एक्सीडेंटल क्यों बोल रहे हो? ये तो बेसिकली प्लानिंग हुई ना कि आपका कोई फैमिली फ्रेंड थे और फिर वो लेकर आए और आपने कोई डिस्कशन किया होगा। सी, एक होता है कि दैट समथिंग आप बचपन से एडमायर करते हो कि मैं बड़े होके ये करूंगा, तो वो थॉट नहीं था। एंड आई थिंक पूरे फैमिली में कहीं नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि कोई सीड भी है, ग्रो किया और वो एक साथ बड़ा हो गया, तो वो सीड भी नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक साथ ऑटोमेटिकली थिंग्स फॉल इनटू द राइट प्लेस। ओके, मतलब ऑल ऑफ अ सडन एक अपॉर्चुनिटी दिखी जब योगी गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो था वो किया। उससे पहले मोनोप्लास्टिक मार्केट नहीं थी, सॉरी मोनोप्लास्टिक मार्केट थी। तो लक्ष्य भाई, आप इस बिजनेस में जब आए तो आपने जैसा भी बताया कि योगी गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने न्यूज़पेपर में शायद निकाला होगा आर्टिकल, या आपको किस मोड से पता लगा कि शराब के ठेके लिए जा सकते हैं या होलसेल का बिज़नेस किया जा सकता है? क्योंकि आज आपके पास 3 लाइसेंसेस यहाँ पर हैं नोएडा के अंदर, 3 आपके पास लाइसेंसेस गाजियाबाद में, 3 आपके पास बुलंदशहर में। तो आप अपने आप में एक बहुत बड़े होलसेलर हो यूपी की मार्केट के लिए, क्योंकि 9 लाइसेंसेस हैं आपके नाम से। तो कैसे आपको पता लगा इस धंधे में आने का, और आपने यहाँ तक कैसे लेकर आया कि 9 लाइसेंसेस? देखो, इनिशियली तो वर्ड ऑफ माउथ से पता चला। देन आई हैव गॉन थ्रू दैट, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल विद माय डैड, तो उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क लिखा हुआ था। आई हैव गॉन थ्रू दैट वेबसाइट, पूरा एक पॉलिसी पढ़ा बेसिक। बट ऑब्वियसली वी नीड समवन अ गाइडिंग फिगर, तो वो हमें बुलंदशहर के डीओ थे उस टाइम, जेपी गुप्ता जी। तो उन्होंने वैसे फादर को ज़्यादा गाइड किया, आई वाज एट द बैक एंड, क्योंकि मैं नया नया बिजनेस में एंटर कर रहा था। तो पहला क्वेश्चन मेरे डैड का यही था कि भाई, बीइंग फ्रॉम दिस फैमिली, बीइंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, हम कैसे एंटर करें। तो उनका ये था कि भाई आजकल सबसे ज़्यादा तो बनिया लोग ही कर रहे हैं, ये तो एक प्रॉपर हेल्दी बिजनेस एथिकल वे में ही होना है। तो वो जो ओल्ड टैबू है, तो एक उन्होंने एक गाइडिंग फिगर दी, गाइडिंग फिगर की तरह एक्ट किया। तो उसी तरीके से हम एंटर करते चले गए। व्हेन वी एंटर्ड इनटू द बिजनेस, द पॉलिसी वाज वेरी क्लियर, वेरी नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग वाज प्रिसाइज। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पॉलिसी विच आई थिंक इज कि एवरीथिंग इज ट्रैक एंड ट्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट planning and projection that every single piece has to be track and traced. Also the purchase price, the selling price and MRP is fixed. मतलब भाई का कहने, बिल्कुल आपका भाई का जो कहने का मतलब है कि जो शराब के ठेकों पर आपको बोतल मिलती है, उस पर QR कोड लगा होता है, अगर उसको स्कैनर से स्कैन किया जाए तो ये पता चल जाएगा कौन सी डेट को मैन्युफैक्चर हुई थी, कंपनी के गोडाउन से होलसेल पे कौन सी डेट को ये बिल हुआ, और होलसेल से कौन सी डेट को शराब की दुकान पे गया और कौन सी शराब की दुकान पे गया, और वहाँ से किस डेट को बिकी। तो पूरी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है। ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लोगों का पहले एक मिथ था कि भाई शराब में तो भाई चोरी होती है, भाई वो कुछ भी इलीगल काम किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। इन्वेंट्री कैन बी इजीली मैनेज्ड। मैं मतलब पॉइंट इज दैट एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड। तो इट्स नॉट लाइक कि एवरी हवा में चीज़ें होनी है, यू कैनॉट कंट्रोल इट। तो उससे एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। देन वी गॉट एन लाइसेंस फॉर बुलंदशहर इनिशियली। बुलंदशहर में हमने बियर एंड विस्की का लिया था। कौन सी ईयर में? 2018 में। तब आपकी एज क्या रही होगी? गुड क्वेश्चन। आई वाज, टू बी एग्जैक्ट, आई वाज 24 दैट टाइम। बताओ, 24 साल की उम्र में एक ऐसी फैमिली से लड़का जिसका कोई शराब का बैकग्राउंड ही नहीं है, तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ लक्ष्य भाई को कि वो आज इतने बड़े लेवल पर उन्होंने अपने बिजनेस को लेकर आए हैं। तो आज भाई 9 साल में आपकी उम्र ये 32-33 के आसपास पहुँच गए होंगे आप? नहीं भैया, फिर 31 है अभी। बताओ, 31 साल, 7 साल के अंदर भाई ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है। तो जो जेनजीज आना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्य भाई इज आइडियल मॉडल, कि भाई ये लक्ष्य भाई अगर लेकर आए हैं तो आप लोग भी इनको आइडियलिस्टिक सिचुएशन और आइडियल मानकर अपने बिजनेस को भी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप आ सकते हैं लेकर ट्रेड के अंदर। तो अब मैं लक्ष्य भाई ये जानना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए कि अगर मान लो उनको भी अगर होलसेल खोलना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
देखो सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी पॉलिसी ना वेरी क्लियर है, तो हर चीज़ पोर्टल पे है, एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट। यू कैन गो टू दिस एक्साइज यूपी एक्साइज पोर्टल, आपको वहाँ प्रॉपर फ्रेमवर्क मिलेगा, यू कैन गो थ्रू दैट पॉलिसी, वहीं पे ही ऑनलाइन अप्लाई होता है, यू डोंट हैव टू डू अ मेजर लाइजनिंग। नहीं, पॉइंट ये है कि आपने अप्लाई नहीं करना पहले, अप्लाई करने से पहले के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे ना जो मैं वही प्रिपरेशन करनी बताता हूँ, पड़ती तो है। उस प्री रिक्विजिट में आपको हर चीज़ ऑनलाइन होनी है, इट्स लाइक जस्ट फिलिंग लाइक अ पासपोर्ट फॉर्म, बेसिक उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। सो बेसिकली 6 पेपर की मेन रिक्वायरमेंट होती है। वन इज़ योर सॉल्वेंसी, कि कितनी रुपए की? मैं वही बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल, एक विस्की लाइसेंस के लिए, एक सिंगल लाइसेंस के लिए एक मिनिमम आपको 50 लाख रुपीज़ की एक आपकी एक हैसियत प्रमाण पत्र कहते हैं, दैट इज़ योर नेटवर्थ। मैंने सोल्वेंसी की एक अलग वीडियो बना रखी है, जिसको भी सोल्वेंसी का बारे में समझना हो वो उस वीडियो को देख सकता है। One is net worth, another is your photos and basic KYC, cancel check, Aadhaar, PAN. These are the KYC basic. में मतलब आधार KYC कार्ड, everything. कैंसिल चेक वगैरह भी। Cancel check and everything. Basic आपको solvency की requirement होती है. Solvency is basically that you should have any asset in your name. मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आपको ये सब की जो, तो पहला हम लोग का एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सर 6 तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो आपने अभी बताया। इनको क्या जब पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, जो भी आपने बताया था यूपी एक्साइज पोर्टल, तो उसमें पहले कोई प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपलोड करके रखा जाए उसमें, और कुछ केबी की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हो, वो सब उसमें मेंशन होगी वैसे तो। बहुत मिनिमलिस्टिक, नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, बेसिक उसमें लिखा होता है मोर लाइक कि कंप्रेस्ड आपको फाइल 20 KB से नीचे होनी होती है, यू कैन यूज ऑनलाइन टूल, और वो फोटोग्राफिक बेसिक KYC अपलोड होती है। देन another thing that happened after that is कि जब आप अप्लाई करते हैं you have to pay that processing fees. Processing fees for any license is 1.5 lakh rupees. नहीं, मेरा अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ सर। जैसे आपने अप्लाई किया, आपने उस फॉर्म में कोई एड्रेस भी तो मेंशन करना होता है ना कि आप किस प्लेस पर ले रहे हो ये। नहीं, अगर हम होलसेल की हिमांशु भी बात करें तो होलसेल के लिए आपको पहले एक डेडिकेटेड स्पेस देखनी पड़ेगी, हाँ, उसका रेंट एग्रीमेंट या आपकी ओन स्पेस है वो देखना पड़ेगा। देन आपको उस स्पेस को आप जब उसकी आप फोटोग्राफ्स वगैरह डालेंगे, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालेंगे। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डालना है। लॉन्गिट्यूड बिकॉज एवरी रिटेल स्टोर, एवरी लाइसेंस होल्डर का एवरी लोकेशन इज मैप्ड ऑन एक्साइज पोर्टल। अच्छा, मतलब नॉट इवन अ सिंगल शॉप, सिंगल बार, सिंगल प्रीमियम शॉप कैन नॉट बी विदाउट एन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एवरीथिंग इज मैप्ड ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। अच्छा, वो तो गूगल मैप्स में से निकल आती होगी। हाँ, वो एग्जैक्ट आपको उसकी वो निकालनी है एंड वो आपको अपलोड करनी है। देन दैट डेजिग्नेटेड एरिया इज ऑफिशियली एंड लिकर डेजिग्नेटेड स्पेस। आप उस स्पेस के बाहर नहीं रख सकते अपना लिकर, वो रखेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, इलीगल हो जाएगा। तो उसी स्पेस में रख सकते हैं कि वो ऑफिशियली गवर्नमेंट के उसमें नोटेड है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया व्यूअर्स को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, प्लस एक फोटोग्राफ होगी, रेंट एग्रीमेंट पहले बना के रखना है। 8 पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या खर्चे होते हैं इसको चलाने के लिए और कितनी लाइसेंस फीस पे करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली अपने व्यूअर्स को बता रखा है, चाहे FL2 खोलना IMFL के लिए तो 2 लाख रुपये, FL2B बियर के लिए हुए तो भी 2 लाख रुपये, देसी का काम करना है तो CL2 लाइसेंस टाइप होता है तो वो भी 2 लाख रुपये का, और 1.5 लाख रुपये लाइसेंस फीस। तो 6 लाख रुपये आपने पे किए नोएडा के लिए, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ऐसे 1.5 लाख रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस दी तो 4.5 लाख रुपये, ये तो 10.5 लाख रुपये हो गए। इसके अलावा एडिशनल लाइसेंस फीस लगती है जो कि इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में मेंशन है। वो भी वैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बता रखी, 95 पैसे पर बल्क लीटर होती है देसी में, जो कि 8 रुपये 55 पैसे पर पेटी बैठता है, और बियर के अंदर 40 पैसा है जो कि लगभग 7 रुपये 90 पैसे से लेके 10 रुपये 30 पैसे तक अप्रॉक्स जाता है, 130 रुपये से बियर के कैन से लेके 200 रुपये तक वाले में। बट अगर हम लोग बात करें IMFL में तो हम लोग की कैलकुलेशन कहती है कि 20 से 25 रुपये का एडिशनल लाइसेंस फीस आती है टेट्रा से लेके ऊपर तक में। क्या ऐसा ही है? इस बार पॉलिसी में थोड़ी सी ट्विकिंग करी है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है कि एवरी होलसेल should be on the same page. There should be no biasness with the bigger player and the smaller player. Government is stating in the policy that every wholesaler, according to their volume, has to pay the respective license fees. There would not be an biasness. Earlier it used to be like if there is a same fee structure, so the competition who is on the top will always have an unfair advantage. Last year, the beer license fees was for Noida was 19 lakh rupees. So someone who was selling around, for example, 70,000 cases per month,
Whereas if I was selling 15,000 per cases per month, that guy has an additional advantage of 40,000 cases in the same license fees. So he was selling around 4 lakh cases an year in the same license fees, same payment structure, same operating expense. So that's why to mitigate that, government has redesigned the policy. अच्छा, मतलब पहले बहुत एक्सपेंसिव काम था, 19 लाख रुपए का लाइसेंस था जो कि अब 2 लाख रुपए कर दिया। 19 पहले एक्सपेंसिव नहीं था, पहले सबके लिए एक था। हाँ, 19 लाख तो रुपए। उसमें क्या होता था कि जो जिसकी सेल ऑलरेडी ज़्यादा थी उस पर एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो उससे क्या होता था, हम नए लोग एंटर नहीं कर पाते थे। अच्छा, जो मैं इस समझ गया पॉलिसी का आपका मेन वो है, जिस्ट है, वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि नए लोग एंटर करें। जितनी प्राइवेटाइजेशन हो उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, उतनी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, उतने न्यू माइंड्स आएंगे, तो इस चीज़ को और इम्प्रूव करा जाएगा। अगर मोनोपोली होती है तो कंपटीशन क्रिएट नहीं होता, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है जब ज़्यादा लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट का यही था कि अगर उसकी वजह से क्या हो रहा था, बॉटल नेक हो रहा था। तो फॉर एग्जांपल कोई नया एंटर करना चाहता था, वो कर ही नहीं पाता था, बिकॉज उसे ये लगता था कि भाई मैं ऑलरेडी इतने केस नहीं सेल कर सकता जितनी मैं लाइसेंस फीस पे कर रहा हूँ। दैट्स वाई इस बार पॉलिसी चेंज हुई है। तो लक्ष्य भाई, जैसे अभी आपने बताया 3 पॉइंट्स हो गए। 6 लाख रुपए की आपकी लाइसेंस फीस होगी जो तीनों लाइसेंस की लगी, 4.5 लाख रुपए आपके प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, 10.5 लाख का ये खर्चा आ गया। तीसरा आपने एडिशनल लाइसेंस फ़ीस बता दी। आप मैंने अभी आपसे जैसे फ़ोन पर जब बात करी थी तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी जो कि मैं अपने व्यूअर्स को भी शेयर करूंगा। जैसे कि आपने बताया था कि 5,000 पेटी IMFL बिक जाती है आराम से, एक एवरेज मंथली, और 10,000 पेटी बियर एवरेजली बिक जाती है, और 25,000 पेटी IMFL की। तो 40,000 पेटी का आपके पास वॉल्यूम है अप्रॉक्सीमेट पर मंथ का, साल का 4,80,000 हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके इसमें खर्चे क्या क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, इस पे क्या मार्जिन आता है, टेक होम क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स कितना पे करना पड़ता है आपका, मतलब सब कुछ करने के बाद में घर में कितना पैसा जाएगा वो मैं जानना चाहता हूं। तो अगर हम लोग उसमें बात करें तो जैसा आपने बताया 10.5 लाख रुपए हो गया एडिशनल लाइसेंस फीस का, मैंने इसमें निकाला 49,35,000 आ रहा है। ये मैंने कैसे निकाला बता देता हूँ। जैसे 5,000 पेटी आपने IMFL बोली, मैंने 22.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया एक एडिशनल लाइसेंस फीस की कॉस्ट। 10,000 पेटी बियर बताई, उसको मैंने 8 रुपये 50 पैसे से कर दिया, और फिर आपने बताया 25,000 पेटी देसी का, तो वो मैंने 8 रुपये 55 पैसे से कर दिया। तो आपका 49,35,000 पे कॉस्ट आएगी 4,80,000 पेटी की एडिशनल लाइसेंस फीस। तो 4,35,000 ये आ गई, 10.5 लाख आपने अलग से पे किए, तो आपको तो भाई सस्ता पड़ गया, 63.5 का तो पड़ा। लगता है आप सबके होलसेल खुलवा के रहोगे बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। लाइसेंस फीस ऑब्वियसली सब सेम पेज पे आ गए। वो बात ऑब्वियसली है कि अगर मेरे केसेस कम बिकेंगे आई हैव टू पे लेस अमाउंट, और इसलिए ही ये पॉलिसी कुछ लोगों के लिए फ़ायदा है, किसी के लिए बहुत नुकसान है। ठीक बात। तो जो बहुत बड़े प्लेयर्स थे उनके लिए एक्सपेंस बढ़ गया है, जो छोटे प्लेयर थे वो अब सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक बात। जैसे अगर मैं कम पेटियां बेचता, इफ़ आई हैव एक्सपेंडेड टू 3 सिटीज़, अगर मेरा किसी सिटी में कम बिक रहा है तो मेरे को वहाँ से वाइंड अप करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी वहाँ एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। इसलिए अगर मैं वहाँ खड़ा रहूँ इसलिए मैं सर्वाइव कर पाऊँ, दैट्स वाई इन्होंने ये आइट्रेशन करा है। अदरवाइज मैं जैसे 3 चला पा रहा हूँ, अगर मैं एक जगह मेरी सेल कम आती तो अब मेरा 2 ही जगह रह जाता। तो जैसे आपने बेसिक एक्सपेंस किया, लिकर बिजनेस में हमारे में एज इन अ होलसेल क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर और लेस पूरे जितने भी होलसेल हैं सबके सेम है, सिर्फ रेंट फिगर ही ऊपर नीचे जाती है पूरे यूपी में, अकॉर्डिंग टू टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी एंड टियर 3 सिटी। मैंने 4 पॉइंट्स नोट डाउन मैं कवर करता हूँ। तो 5 मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं हमारे। फर्स्ट इज रेंट, अनदर इज आवर स्टाफिंग जो हम सैलरी पे रखते हैं, मतलब स्टाफ में कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्कैनर वाला हो गया, एवरीवन। हाँ ठीक है। मैनेजर, अनदर इज लेबर who do loading and unloading. Fourth is transportation part and fifth is the induced capital पे interest, अगर हम उसे कैलकुलेट कर भी सकते हैं, बट yes, क्योंकि आई थिंक जितना इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, nobody has that surplus amount and people need money from outside or from bank or from any secured loan, so they do have to pay interest on that. So these are the basic 4 expense. I think running an FL2 anywhere in any city टू गेन सर्टेन केसेस टू हैव अ मिनिमम, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट हर जगह सेम होगी, सिर्फ रेंटल का फर्क होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने, यही पॉइंट्स है। तो अभी जो हम लोगों ने आपके हिसाब से बनाया है, तो आप जैसे नोएडा जैसी सिटी में हो, बिग सिटी के अंदर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई पॉडकास्ट ना इस तरीके का नहीं किया था नोएडा में, टियर 1 में नहीं किया था। तो आपने बताया आपका रेंटल 36 लाख रुपए साल का,
फिर दूसरा आपने जो बताया कि आपका 49,35,000 रुपये का ये एडिशनल लाइसेंस फीस होगी, 6 लाख रुपए आपका मैनेजर की कॉस्ट होगी जो सैलरी हो गई, 3 लाख रुपए आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया और 3 लाख रुपए आपका स्कैनिंग वाला लड़का लेके जाता है, और 24 लाख रुपए आप लोडिंग अनलोडिंग में देते हो, ये 5 रुपये पर पेटी। अच्छा, ये 3 पॉइंट आप बता रहे थे मेरे को इसमें भी कि गाड़ी आती है आपके होलसेल पे अनलोड हो गई, फिर वही पेटियां दोबारा से जब रिटेल का इंडेंट आएगा तो वो लोड हो जाएंगी, और 2-3 लेबर जाएगी साथ में अनलोड भी कर आएगी, तो 3 पॉइंट पे लोडिंग अनलोडिंग हो गई, इसलिए ऐसा है। फिर आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अभी 1,80,000 रुपये के आसपास है साल का, पानी का खर्चा, चाय पानी स्नैक्स हो जाते हैं, तो मिसलेनियस आ जाते हैं आपके, ऑफिस का पियोन रखते हो आप एक जो खाना वाना सब बनाता है अपने स्टाफ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने बताई 6 रुपये पेटी का इम्पैक्ट है अगर आपका मिनिमम ऑर्डर MOQ 100 पेटी का है तो। मैंने टोटल अभी जो कैलकुलेशन करी है 1,39,05,000 की बैठी है, आपके खर्चे एडिशनल लाइसेंस फीस भी जोड़ ली, लाइसेंस फीस भी, सारे खर्चे जोड़ लिए। उसके बाद आपका जो मार्जिन निकला, मैंने एक आपने जो फिगर बताई थी कि 1.3% एक पकड़ लो, तो वो मैंने एक 1.3% टोटल टर्नओवर पे निकाल लिया। आपने बोला आपकी 150 करोड़ की टर्नओवर है, तो 150 करोड़ पे 1,95,00,000 आ गए। अब 1,95,00,000 में तो 1,39,00,000 के तो आपके खर्चे ही हैं, तो आपको बचा क्या? 55,95,000। एग्जैक्टली। अब इसमें थोड़ा सा आइट्रेशन है जो इस बार हुआ है और जो पहले नहीं था। पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने एक वर्ड क्लैरिफाई नहीं किया था इंसेंटिवाइजिंग का। तो इसमें क्या होता है, जैसे मेरी अगर बल्क होलसेल है 3-4 एंड इफ आई हैव लिटिल कंट्रोल ऑफ द मार्केट, अच्छा, तो हर ब्रांड ऑटो मोड पे नहीं बिकती। टू सपोर्ट न्यू ब्रांड्स, टू पुश न्यू ब्रांड्स, जो कंपनीज बनाती हैं वो उसमें हमें सपोर्ट देती है, एडिशनल सपोर्ट। अच्छा, मतलब कंपनीज भी कुछ मार्जिन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट, हाँ, वो इस बार पॉलिसी में मेंशन है, तो इस बार से बंद हो गया। गया। इस बार हल्का सा गवर्नमेंट ने ट्वीक किया कि भाई हमारी ही दुख दर्द जान के, सब कंपनीज के दुख दर्द जान के, उन्होंने उस चीज़ को ही समझते हुए उस पॉलिसी में वो डाल दिया दैट नो डिस्टिलरी कैन गिव इंसेंटिव टू बता देता हूँ रिटेलर एंड रिटेलर आगे नहीं। तो वो अभी चीज़ थोड़ा सा वो डिस्टर्ब्ड है। तो उस चीज़ से, जैसा आपने पूछा कि भाई हम FL2 खोल रहे हैं, हमारी कमाई अगर इतनी है तो देयर इज नो सेंस इन ओपनिंग एंड होलसेल। इस बार 2 चीज़ें चेंज हुई। एक तो पॉलिसी हमारी आई थी इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द स्टार्टिंग मंथ ऑफ मार्च, एंड जो सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो इस बार लिकर पे TDS किया, TDS वो 1% से 2% कर दिया ऑन एल्कोहल। तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट वो उस टाइम अगर वो पहले आ जाती तो शायद इसमें कुछ आइट्रेशन होता। तो उसकी वजह से डेंट, थोड़ा सा प्रेशर, बर्डन आप कह सकते हैं, सारे होलसेल रिटेलर पे डबल हुआ है। क्योंकि हमारा, जैसे आपने डिस्कस किया कि होलसेल मार्जिन इज 1.3%, तो अगर उस पर 2% TDS लगेगा जहाँ से हम सोर्स से हम खरीदते हैं माल, तो हम ऑलरेडी 0.7% अमाउंट अपना एडवांस में बुक कर रहे हैं गवर्नमेंट में, वेयर एज आवर मार्जिन इज वेरी लो। ठीक बात। सिमिलर गोज विद द रिटेल पे 8% से 12% है। 8 से 12% में दैट पर्सन हैज टू पे अ लाइसेंस फीस ऑफ द शॉप अकॉर्डिंग टू द सिटी, प्लेस, डेंसिटी किस एरिया में है, उसके ऊपर उसे 2% TDS उसका ब्लॉक हो रहा है। तो इतना मार्जिन नहीं होता, बट हर बंदे के चलाने का, करने का तरीका अलग है, वो उससे ले सकता है, बट अभी वो एक प्रेशर बर्डन हो गया। मेरे को ये वाला पॉइंट और व्यूअर्स को भी समझ नहीं आया भाई। एक EDP है जो कंपनी की, या EBP है ब्रीवरी वालों की, या ECB मान लो BIO के लिए, वो एक पानी का पैसा हो गया, जिसको दारू का पैसा बोलते हैं। उसमें बोतल, ढक्कन, अंदर की दारू, लेबल, गत्ता वत्ता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उनकी सैलरी और उनका मार्जिन कंपनी होगा। फिर उसमें 2% TCS ड्यूटी ऐड करने के बाद लग गया। अब वो जो लास्ट में जो 2% लगे, वो जो 2% है, वो अमाउंट तो आपने पे किया, आपको बिल हो गया, फिर आपने भी तो आगे ले लिया ना, और आपने रिटेलर के नाम पे जमा करा दिया। उसके ऊपर आपको मार्जिन मिला, ना। फिर जब वो 2% TCS का मतलब क्या? टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स। वो पहले आपका टैक्स, थोड़ा समझा दो, 2 है नहीं, वो आप फिर जब इनकम टैक्स फाइल अप करोगे, अपना टैक्स बताओगे कि मेरी इतनी इनकम है, तो वो उतना पैसा कट होकर आपको वापस मिल जाता होगा ना। मैं चीज़ों में क्लियर करता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है TDS, एक होता है TCS। कस्टमर, रिटेलर के लिए TDS की डेफिनेशन अलग है, होलसेलर की TDS एंड TCS डेफिनेशन अलग है। TDS इज, हमारे जो TCS होता है वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं, उन्होंने हमारा TCS काट लिया, पहले काट लिया। ठीक बात, राइट। बिल्कुल।
तो उन्होंने हमने वो पे कर दिया उसका अमाउंट, उन्होंने बिल के अंदर लेट सपोज 10 लाख का बिल है, उस पर उन्होंने 20,000 रुपीज डिडक्ट करके एक हमारे एडवांस गवर्नमेंट के हमारे पैन कार्ड के अगेंस्ट जमा कर दिए। बिल्कुल ठीक बात, वी कैन सी दैट अमाउंट इन द फॉर्म 26AS एक होता है, उसमें फॉर्म 26AS में हम गो थ्रू कर सकते हैं। तो 20,000 इज द ब्लॉक्ड अमाउंट, जो मेरे ही है, गवर्नमेंट कह रही है जब आप फाइल करेंगे जो प्रॉफिट लॉस होगा हम उसमें से अगर आपको पे करना है तो हम उससे एडजस्ट कर लेंगे, अदरवाइज इट्स मोर लाइक एन एडवांस टैक्स हमने जमा कर रखा है। एक होता है टैक्स कलेक्टेड जो हम रिटेलर से लेते हैं, एनी बिल, क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें एक 2% टीडीएस लगता है। हम रिटेलर को जो बिल करते हैं, जो ऑफिशियल ऑथेंटिक होने के लिए हमने उसे वो बिल किया, लेट सपोज हमने आगे 10 लाख का ही बिल किया, 10 लाख के अगेंस्ट हमने 20,000 रुपये लिए, तो 10,20,000 रुपये हमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए, जिसमें से 10 लाख ही हमें लेने थे एक्चुअल में, बट हमने 20,000 गवर्नमेंट के बिहाफ पे एज ए एजेंट हमने काम किया, हमने 20,000 रुपये उसके लिए एंड उसके पैन कार्ड पे विद इन नेक्स्ट मंथ के 7th तारीख से पहले हमने जमा कर दिए। ठीक बात, तो वो वाला अमाउंट वहां से नलीफाई हो गया, बट आर अमाउंट जो हमने 20,000 जमा करे थे वो ऑलरेडी वहीं पे ही है। बिल्कुल ठीक बात, वो उस रिटेलर के पैसे उसकी डिपॉजिटरी में सबमिट हो ठीक गए, बात। तो ये दोनों पैसे ब्लॉक्ड हैं एक तरह से, ये गवर्नमेंट के पास है। वर्किंग में नहीं आ रहे हैं, वर्किंग में वर्केबल नहीं में नहीं है। ठीक बात, अब क्या होता है जनरली बिजनेस में, क्या होता है कि हमारा मार्जिन 10% 20% होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट एडवांस टैक्स देती है कि साल में एक साथ आप दोगे, प्रेशर पड़ेगा, आप हमें बिजनेस आपका चल रहा है तो आप एक टैक्स जमा करते रहो, जो भी ठीक प्रॉफिट आएगा उससे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक बात, बट ड्यू टू हमारा मार्जिन बहुत कम है, अगर हमारा मार्जिन ही 1.25% है एंड हमारा टीडीएस ही 2% जमा हो जाएगा, तो वो हमेशा 0.7 एक्स्ट्रा ही जमा होता रहेगा, ठीक बात, इर्रिस्पेक्टिव हमारा कितना प्रॉफिट आता है, कितना लॉस आता है। ठीक बात, और जो वो पैसा रिफंड आता है वो अराउंड 1.5 ईयर्स के बाद जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उसके बाद जो हम इनकम टैक्स देते हैं उससे एडजस्ट होने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट आया तब वो रिफंड होगा, लॉस आया तो वो नहीं तो होगा। ये ब्लंडरनेस जो हुई, ये बेसिकली पॉलिसी आ गई पहले और टीसीएस का जो पॉइंट था वो मार्च में हुआ। Exactly. तो ये इसलिए ब्लंडर हो गया, इसलिए अदरवाइज blender। ऐसा नहीं होता। और जो आपने कहा एक और चीज़ इस बार हुई कि जो कंपनी इंसेंटिव देती थी, जिससे बिजनेस रन करने में एक एक्साइटमेंट रहती थी, एक एनर्जी रहती थी, एक जील रहती थी कि यार हम कर सकते हैं, हम वॉल्यूम उठा सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, हम अपने रिटेलर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, हम सेल्समैन को मोटिवेट कर सकते हैं इन अ राइट एथिकल वे। अभी क्या होता था कि कंपनीज हमें एथिकल वे में ही पे आउट करती थी इन टर्म्स ऑफ सीएन और समथिंग, उसी से हमें एक एनर्जी आती थी, बिकॉज बेसिक मार्जिन से तो एक सिंगल डिक्टेटर ही चला सकता है, उसमें इतना प्रॉफिट तभी आएगा टर्नओवर का। जैसे अगर हम टियर 1 सिटी में बैठे हैं, यहाँ अराउंड 10 FL2s हैं, 10 people having the आज similar की डेट में set तो of मैंने business। सुना है कि 12 होलसेल हो और गया, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मेकिन का भी आ गया 13 और बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज दे थिंक देयर इज अ जूस इन दैट, एंड ऑब्वियसली लिकर बिजनेस इज अ फैसिनेटिंग बिजनेस। आउटसाइडर ऑडियंस के लिए हमेशा होगा कि पता नहीं कितनी कमाई है, एक ठेके के आगे इनके पास ठेके हैं तो पता नहीं क्या छाप रहे हैं ठेके वाले भाई। एक किसी भी शॉप पे भीड़ लगी रहती है, उन्हें लगता है पता नहीं कितना नेट लेवल प्रॉफिट है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज नॉट एन फूल, वो ही मतलब दे हैव ए मतलब वो डेटा गेम असली गवर्नमेंट प्ले करती है, एंड उसका एडवांटेज उन्हें होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, इट्स नॉट गवर्न बाय सेंट्रल। हर स्टेट के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं जिस हिसाब से वो डिसाइड करती है कि क्या प्राइसिंग रखनी है। ठीक बात। तो अभी वो जो चैलेंज आ रहा है हमें इंसेंटिव का, वो अभी हमें क्लियर नहीं हुआ। अगर जैसे पहले की पॉलिसी में अगर हम इस चीज़ को लास्ट ईयर की पॉलिसी से कंपेयर करें, तो मार्जिन से तो हमारे बेसिक खर्चे भी नहीं निकलते। अगर लेट सपोज एक FL2 चलाने के लिए हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने कहा कि अगर मैं एक सिंगल टाउन के लिए माई टर्नओवर इज 150 CR, फॉर टू रन दैट बिजनेस, टू हैव दैट काइंड ऑफ टर्नओवर, आई हैव टू इंट्रोड्यूस एन कैपिटल ऑफ अराउंड 7-8 CR बेयर मिनिमम 10 CR चाहिए होती है। ऑब्वियसली देयर इज एन इन्वेंट्री जो हमारी 3-4 करोड़ की एट ए टाइम हमेशा 5 करोड़ की इन्वेंट्री रहती है। 5-6 CR की हमें क्रेडिट इंसेंटिव, क्रेडिट एडवांटेज देते हैं अपने रिटेलर्स को। वो इसलिए देते हैं, ऐसे तो हम मोनोपोली भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका भी आगे उधार लगा होता है 5-6 करोड़ आगे उधार इसलिए लगा होता है क्योंकि हमारे जैसे और 10 लोग हैं। हाँ, हम नहीं देंगे, ऑब्वियसली हम कुछ कमाते हैं उन्हें माल देके ही, तो वो उनके पास भी वो स्कोप है, तो हम लोग उन्हें उधार देते हैं। ठीक बात। अब लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि माल तो कैश में बिकता है, उधार किस बात का? इट्स अ प्योर मोर लाइक एन FMCG बिजनेस नाउ, कि जैसे प्योर ट्रेडिंग है, 5 कंपटीशन है, सबके पास रिबेट्स हैं, सबके पास एक मार्जिन है। बट एक मैं रोकना चाहूँगा आपको यार, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी के अंदर मेंशन किया है कि भाई रिटेल से सारा पैसा आएगा, चलो रिटेल आपको ड्यूटी तो लगा ही रहा है, वो तो ड्यूटी लगा ही रहा है ना, तो बचा 70% उसने पैसे दे दिए, 30% ही तो है जो पानी का पैसा है।
उसमें 5-6 करोड़ की उधारी हो जाती है आपकी, तो मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं है। भैया, थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, आपके बात बिल्कुल ठीक है। ये जो पॉलिसी में आया है, ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है कि गवर्नमेंट ने उस चीज़ को ही कंट्रोल करने के लिए लाया, एक्नॉलेज किया इस point एक्नॉलेज किया कि भाई रिटेलर्स एडवांटेज उठाते हैं, हाँ, अनड्यू एडवांटेज। होलसेलर्स के पास इतना होलसेलर भी वो पैसे एंजॉय नहीं करते, और ऐसा नहीं है, हमें भी पीछे से उधार मिलता है, मिलता है। बिकॉज उनके पास भी वहाँ पे भी कंपटीशन है, इसलिए हम लोग भी आगे देते थे। अब जो ये पॉलिसी आई है कि 70% हैज़ टू बी पेड बाय रिटेलर, बिकॉज कैश एंड कैरी बिक रहा है, तो वो कह रहे हैं 70% आप एडवांस दो। अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गई, अगर ये पॉलिसी 2018 से आती तो वो राइट प्रैक्टिस उस तरीके से चलती, क्योंकि ये 7 साल बाद जब फ्रेश पॉलिसी आई है, उसके बाद 7 साल बाद आई एंड कंटिन्यूशन में ही रही, तो जो हमारा पुराना पैसा है मार्केट में, वो एकदम से रिकवर करना, मतलब वी कैन नॉट चैलेंज गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर दैट थिंग, उन्होंने अपनी तरफ से राइट किया है, बट क्योंकि पुराना पैसा मार्केट में है, टू गेट मनी आउट ऑफ द सिस्टम फॉर एवरी होलसेल, नॉट जस्ट मी, अगर 200 होलसेल है पूरे यूपी में, तो उन सबका एक साथ निकालना मार्केट से इज एन चैलेंज, वो स्लो आएगी, तो इसलिए इस टाइम मार्केट बहुत डिस्टर्ब्ड है। ओके। क्योंकि लोगों ने वो जो पैसा यूज किया था, दे हैव आइदर इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, दे हैव, मतलब बेसिकली दे हैव यूज्ड दैट मनी। अच्छा, तो अभी उनके पास वो पैसा है ही नहीं, नहीं। वर्किंग मनी में नहीं है, Exactly. वो उन्होंने बेसिकली इन्वेस्टमेंट तौर पे कहीं पे लगा दिया और निकाल ही नहीं पा रहे। क्योंकि हमारी पॉलिसी में एक Okay. एडवांटेज कह सकते हैं, एक डिसएडवांटेज है कि अपफ्रंट मनी एक साथ ही गवर्नमेंट मार्च में ही ले लेती है। हाँ, ठीक बात है। तो हमें पूरे हर बंदे को, चाहे होलसेल हो, रिटेल हो, बार हो, प्रीमियम शॉप हो, ऑल द नेट लाइसेंस फीस हैज टू बी पेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक बात। टू अर्न दैट मनी एंड टू गेट मोर मनी आउट ऑफ इट, हमें हर महीने हमें उसमें से रिकवरी होती है, अकॉर्डिंग टू आवर सेल, अकॉर्डिंग टू आवर मेहनत, अकॉर्डिंग टू आवर लक ऑल्सो, कि हम उसका कितना करें। तो हमें 7, 8, 10, 11 महीने, कभी कभी किसी शॉप की हम निकाल भी नहीं पाते। अच्छा, तो वो हमें धीरे धीरे करके हमारा वो मनी रिफंड होता है। मतलब ये कि सॉरी आपने बोला कि हम लोग निकाल भी नहीं पाते हैं रिटेल आउटलेट से, मतलब लॉस भी हो जाता है। मतलब ये बड़ी मतलब समझने वाली चीज है कि शराब के ठेके में लॉस हो जाता है। भैया वो समझाइए जरा, ये कैसे पॉसिबल है? ओके, तो ये आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। हाँ। लॉटरी शॉप का मतलब, जैसे हम जनरली कहते हैं कि लेकर की लॉटरी निकली है, लॉटरी का मतलब होता है कि जैकपॉट। ठीक बात। हम सबका लॉटरी का मतलब ये है, ठीक बात है। या तो होता है टेंडर या होता है जैकपॉट, ठीक बात। कि पर्ची डाली, हमारी जी किस्मत चमक गई। हाँ। इसमें वर्ड ज़रूर लॉटरी है, बट मेरे को ऐसा लगता है जब से मैं लेकर बिजनेस में आया कि लॉटरी मतलब लॉटरी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपकी जो जैसे हम किसी शॉप को हम जब लॉटरी में बिड करते हैं, तो हमें आसपास का पैरामीटर गो थ्रू करना पड़ता है। कभी कभी आपकी जो रिसर्च होती है वो फेल हो जाती है। आइडियल वर्ल्ड एंड जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल, लेट सपोज हाइपोथेटिकली कोई लाइसेंस फीस कोई शॉप की 1 CR है, टू गेट दैट मनी आउट ऑफ द सिस्टम एंड टू अर्न सम प्रॉफिट, आपको डेली की सेल एटलीस्ट 3.5 लाख 4 लाख चाहिए। अच्छा, राइट। अब हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं, हम क्या देखते हैं, यहाँ एक नई शॉप लगी है या इसकी इतनी सेल होगी, एग्जैक्ट हमें क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि जो इंटरनल डाटा है वो नहीं मिल सकता। ठीक है। अगर हमारी सेल उतनी नहीं आई, या हमारे कंपटीशन क्या होता है, कभी कभी कोई कंपटीशन हमसे अच्छी चला लेता है दुकान, हम नहीं चला पाते। भाई ऐसा क्या रहता है कि आपने अच्छी नहीं चलाई, उसने अच्छी चला ली, ऐसा मैं क्या वही कारण बताता हूँ। रहता तो है? लॉटरी, जैसे हमने पहले वर्ड किया, मैं क्लियर करता हूँ। लॉटरी मतलब हमेशा लॉटरी नहीं होती, ठीक बात। कोई कोई दुकान लॉस की भी हो जाती है। ठीक तो बात। जनरली लोगों का मेरे से भी क्वेश्चन होता है कि यार शराब में तो कमाई कमाई है, तो लॉस कैसे हो गया भाई? तो आई हैव मल्टीपल रिटेल स्टोर्स। ऐसा नहीं है मेरे सारे आउटलेट्स प्रॉफिटेबल हैं, कुछ एज पे चल रहे हैं, कुछ एक वॉल्यूम के लिए चल रहे हैं, कुछ एक प्रेस्टीज के लिए भी मे भी चल रहे हो। भाई लास्ट खत्म करते हैं ये वाला कन्वर्सेशन हम लोग, मार्जिन और एक्सपेंसेस वाला। भाई 1,39,05,000 का खर्चा है आपका साल का 40,000 पेटी बेचने पर, जिसमें 25,000 पेटी देसी, 5,000 पेटी आप IMFL और 10,000 पेटी बियर बेच रहे हो। 1,95,00,000 का मार्जिन आ रहा है 1.3% के हिसाब से, 150 करोड़ की टर्नओवर पर आपकी। उसका नेट प्रॉफिट आपका 55-95 लाख रुपए का आ रहा है, मतलब 55,95,000। आपने कैपिटल लगाई 10 करोड़ की, अगर मैं उसका ब्याज लगा लूँ 1 करोड़ रुपए, तो आप माइनस में हो, मतलब आप 44 लाख माइनस में हो, 44,05,000। चलो मैं उसका ब्याज नहीं लगाता, आपका इस 55-95 पे डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा 30% प्लस वो सेसेस लगा के 32.5% आ जाता है। 18,18,375 रुपये हो गए, तो आपका टेक होम हो रहा 37,76,000 रुपये, मतलब 10 करोड़ लगाने के बाद, 3 जगह काम करने के बाद इतने खर्चे करना है, 37 लाख रुपये जेब में आएंगे। चलो वो ठीक है, आपने बताया कि कंपनी कुछ सपोर्ट कर दिया करती थी,
जिसकी वजह से धंधे में थे, वो 150 करोड़ का अगर 1 या 2% भी रहा होगा तो 3 करोड़ वो मिल जाते थे। अब वो नहीं है, तो मतलब इस समय रस नहीं है धंधे में, कह सकते हैं। ठीक है। चलो अभी क्लैरिटी नहीं है बट है ऑब्वियसली, बट यस अगर सिमिलर पैटर्न रहा तो होलसेल वुड बी ऑन द डिक्लाइन लेवल। चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इज़ आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गवर्नमेंट है, तो वो क्योंकि देखो कोई नई चीज़ आती है तो हिट एंड ट्राई करके ही पता चलता है। ठीक बात। तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं उनका। अच्छी बात यह है कि जो सोच है इट्स ऑन द वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। आई डोंट थिंक इन एनी स्टेट इन इंडिया इज हैविंग द सेम लेवल ऑफ data game, same level of end-to-end data game, same मतलब this kind of policy is nowhere in any state of India. तो it's a benchmark policy. It needs a certain iteration और हर बार hit and try करके ही आएगा। तो I'm not saying कि nobody should enter it. I would suggest everyone who wants to, who is willing to, is a very ethical business. I am personally from Bulandshahr. My hometown is there. I am running multiple. Me and my family is running multiple stores, and we are easily able to run it. There is no गुंडागर्दी, नो लड़ाई, नो मिसमैनेजमेंट। बुलंदशहर जैसे शहर में भाइयों बड़े ध्यान सुन लेना, अच्छी जगह है। अच्छी जगह है, मैं बुरा नहीं कह रहा। नहीं, माय पॉइंट इज वी कैन इजीली स्केल, आई कैन मैनेज शॉप इन लखनऊ आल्सो अगर मेरी निकलती है। तो इट्स लाइक कि बिकॉज पॉलिसी हमें सजेस्ट कर रही है, हमें गवर्नमेंट से इतनी सपोर्ट मिल रही है, हमें एक सेफ्टी है, एक हमारी पुलिस, एक विजिलेंस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो इसीलिए ही कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम जनरली अपने स्केल के अलावा आसपास के एरिया के अलावा जा ही नहीं सकते। ठीक बात, प्रैक्टिकल पॉसिबल है। ठीक बात। तो इसलिए कोई भी बंदा एंटर कर सकता है। एक पॉइंट आपने मिस कर दिया, आपने ये नहीं बताया कि टी से रिटर्न भी तो वापस आएगा 3 करोड़ का, तो 3 करोड़ 37 लाख हो गए। दैट्स नॉट द प्रॉफिट। अगर आपने, मैं बताता हूँ आपकी मैथ में थोड़ा सा फर्क है हिमांशु भाई, यही बिजनेसमैन का फर्क आता है। अच्छा, जो वो समझता है 150 CR अगर मैं एक टाउन की टर्नओवर कर रहा हूँ तो मेरा 3 CR एडवांस बुक हो गया। दैट डजंट मीन कि मेरा वो प्रॉफिट है। दैट मीन्स जो मेरा प्रॉफिट था, अगर मेरा प्रॉफिट 1.3% है तो मेरा 0.70 पैसा और ब्लॉक हो गया। दैट्स नॉट अ प्रॉफिट, दैट्स एन एडवांस। उधार किसी को दे रखा है, अगर मेरा रिफंड आप ही का पैसा वापस आ रहा है, मेरा ही मतलब वो पैसा है, वो मार्जिन प्रॉफिट नहीं है। ठीक बात। तो यहाँ पर इसकी जो क्लियर होगी कि भाई टीसीएस में जो रिटर्न आता है वो हमारा प्रॉफिट नहीं होता, वो हमारा ही पैसा सरकार हमारा टैक्स काटने के बाद वापस एडवांस आप गवर्नमेंट को देते हो। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। तो यहाँ पे एक बात ये क्लियर हो गई, तो मतलब 37 लाख ही प्रॉफिट माना जाए। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि आजकल क्या जेंजी जनरेशन है वो दारू पी भी रही है, मतलब फ्यूचरिस्टिक धंधा है ये शराब का, आना चाहिए। देखो, गुड पॉइंट दैट यू हैव बॉट दिस पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ हिमांशु भैया, जो मैंने अपनी रिसर्च एंड स्टडी करी, क्योंकि मेरे को क्यूरोसिटी रहती है किस चीज़ें पढ़ने की, करने की। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, द मार्केट इज ऑन 24% डिक्लाइन। यंगस्टर्स आर नॉट ड्रिंकिंग। वर्ल्ड वाइड में इंडिया को अलग हटा के करो, इंडिया के तो भाई देसी हैं। नहीं, थोड़ा फर्क है भैया, इंडिया में भी डिक्लाइनिंग है, इतनी परसेंटेज से नहीं है। अच्छा। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बार कंसेप्ट हैज बीन गॉन। देयर आर 2-3 रीजंस बिहाइंड इट। पीपल नीड चेंज, पीपल इवॉल्व। पहले बार यूज्ड टू बी मोर लाइक अ आउटसाइड प्लेस टू ड्रिंक, where people get together and have a community there. ठीक बात। Initially there were no mobiles and all, so people find bar and these things as a place to gather and talk and share and discuss. ठीक है। Now technology is very advanced. We have our mobile phone. Go to. We are in connect with every person. We are more socially active than physically active. So the community gathering has been lowered down. Also, these days या तो bars and कैफेज कुछ हटके नया करें, लोग वहाँ जाएंगे। अब क्या है, मार्केट डिक्लाइन इसलिए है कि अगर आप देखिए जोमेटो, स्विगी, दी जेप्टो, इंस्टामार्ट हैज टोटली रेवोल्यूशनलाइज द एवरी बिजनेस इन अ वे। आज मेरी हर मील बाहर की होती है। आई कैन ईजीली गेट आउटसाइड फूड बहुत ईजीली। इसको तो मैंने मतलब मैंने जो स्टडी की है मैं आपको वैसे बताता हूँ। पहले किराना स्टोर होती थी बचपन में, फिर बिग बाज़ार आया, बिग बाज़ार में बहुत चला। उसको लगता था भाई अब तो कुछ नहीं है, तो सारी मैंने पकड़ ली मार्केट। बिग बाज़ार कैसे ख़त्म कर दिया जेप्टो ने, वो आप देखो हर 10 साल में मतलब चेंज ही हो जाता है धंधा करने का तरीका। जो जेंजी लेकर आ रहे हैं, आप जैसी जनरेशन या आपके बाद जो जनरेशन आ रही है, उनका कॉन्सेप्ट ही अलग है, थॉट ही अलग है। वो पूरा रेवोल्यूशनाइज ही कर देती है, पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर देती है। धंधा करने का तरीका ही चेंज हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल के लेके जाते हैं। लेकिन उस समय के वो किराना स्टोर वाले नहीं कर पा रहे थे ये सब काम, बिग बाज़ार ने करा। बिग बाज़ार ने जो काम नहीं कर पाए वो जोमेटो वाला ने किया। अब आप वही वाली बात बता रहे हो कि रेवोल्यूशनाइज करने का तरीका आपका क्या अपनाती है जेंजी, कैसे पैसे निकालती है। जैसे
क्विक कॉमर्स जब से आया है, क्विक कॉमर्स से क्या हो गया, पहले बाहर का खाना वॉज ए प्रिविलेज, एक शौक होता था, एक इच्छा होती थी, एक एनर्जी होती थी कि आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। बचपन में वी यूज्ड टू फाइट विद आवर डैड कि आओ बाहर लेके चलो, घर का नहीं खाना। अब इट्स मोर लाइक इट्स जस्ट अपोजिट। अब इंसान खुद घर का खाना खाना चाहता है बिकॉज वो बाहर का खा तो एवरी डे खा ही रहा है। एक्सेस टू फूड इज ईजी। मेरे को अभी भूख लग रही है, आपको हमें कुछ खाने का मन, चीज खाने का मन करेगा, वी कैन क्विकली ऑर्डर इट। अभी बर्गर ऑर्डर करें, वी कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, राइट? तो अब बाहर का खाना हो गया इजी। तो सेम इज इन लिकर बिजनेस। अब लिकर में क्या हो गया है कि एज हमने कहा कि जैसे हम भी इस बिजनेस में नहीं थे, इट यूज्ड टू बी एन टैबू। अब टैबू खत्म हो गया है। फैमिली फ्रेंड्स लोगों को पता होता है कि दैट हु इज अ ड्रिंकर, हु इज नॉट अ ड्रिंकर। पहले पीपल यूज्ड टू हाइड इट फ्रॉम देयर ओन फैमिली, own parents, own family member कि they drink. Men usually go out, have a drink, come back and show कि हम नहीं पीते। अब सबको वो जो एक शेल है, एक कवर है, एक आप कह सकते हैं पर्दा है, वो हट गया है। तो अब सबको सब पता होता है। तो पीपल थिंक कि अगर हम बाहर जाके वही चीज़ कर रहे हैं, उससे बेटर हम घर में बैठ के ड्रिंक करें। ठीक बात। वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। दो ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ नॉट परमिटेड, इज नॉट लीगल, बट लोगों के पास एक और स्पेस हो गई है कि गाड़ी खड़ी करके दे कैन ड्रिंक इट। बार्स एंड कैफे जनरली चार्ज 3x 4x फॉर द सेम थिंग। तो अब लोगों को क्या हो गया है, बिकॉज हम फिजिकली कम मिल पा रहे हैं, लोगों को ये हो गया है कि हम लोग शेयर करें अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स। हम लोग सेम चीज़ें ग्लेयर कर रहे हैं, हम सब लोग सेम ही देख रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर हम अपना सोशल एक्टिव है, आप भी वही चीज़ देख रहे हो जो 15 साल का बच्चा देख रहा है, 35 साल का, 50 ईयर्स का बंदा भी वही देख रहा है। ठीक बात। तो अब उन्हें सिर्फ बातें करने के लिए स्पेस चाहिए। दे डोंट नीड लाउड म्यूजिक अराउंड। दे ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कॉन्सर्ट्स आर हैपनिंग, ऑल दीज इवेंट्स, ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल्स, ऑल दीज फेस्टिवल्स आर हैपनिंग, बट दे आर डूइंग समथिंग मोर देन जस्ट बार एंड कम्युनिटी मीटअप। दे आर ब्रिंगिंग एक्स्ट्रा फन, एक्स्ट्रा एलिमेंट टू इट, दैट्स वाई दे आर रनिंग। अदरवाइज अगर हम जनरलाइज बात करें, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इट्स ऑन अ डी ग्रोथ। अगर हम यूपी की बात करें कि भाई हम यूपी में तो ग्रोथ है, इंडस्ट्री भी ग्रोथ हो रही है, हर चीज़ ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें, जैसे हम देखते हैं कि तेलंगाना एंड केरला इज़ द हाईएस्ट लिकर कंज्यूमिंग स्टेट। यूपी में वो कंजप्शन जो है, एक तो फीमेल नहीं करती थी, वो एक धीरे धीरे बढ़ रहा है ओवर द टाइम। जब एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है तो वो भी अलाउ होता जा रहा है, टैबू कम होता जा रहा है, तो वो इसलिए बढ़ रही है इंडस्ट्री। लोगों के पास एक्सेस 25 साल 30 साल के बाद आता था, वो पहले आने लगा। पीपल हैव स्टार्टेड अर्निंग राइट फ्रॉम 15 ईयर्स 18 ईयर्स, तो वो पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ी है, तो लोग शराब में जाने लगे हैं। डी ग्रोथ का एक और रीज़न है, पीपल आर मोर हेल्दी दीज डेज, मोर हेल्थ अवेयर। जेन ज़ी आर मोर health oriented. They want to look good, they want to look good socially, they want to look good on Instagram. To get that glow they need to be healthy, they need their guts to be healthy. So that's why they are drinking less, that's why they buy things जिसमें लिखा होता है gluten free, calorie free, they are more focused on organic food. तो वो चीज़ एक अफेक्ट कर रही है, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिकर को अफेक्ट कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके हिसाब से दारू कम पी रहे हैं लोग, आप जो पी रहे हैं, क्या वो विस्की, स्कॉच, वोडका, जिन पी रहे हैं, या वो आजकल जो रंगीन सी वोडका आ रही है वो पी रहे हैं? जो आपने बिल्कुल पॉइंट सही पकड़ा, जो जेनजी है ना, आजकल, पहले क्या लड़ाई होती थी, व्हेन आई यूज्ड टू सी मूवीज एंड ऑल, कि लोगों की एक लड़ाई, मैन टू मैन लड़ाई ये होती थी कि टेस्टोस्टेरोन की लड़ाई होती थी कि कौन कितनी दारू पिएगा, किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। एंड पीपल यूज्ड टू बी लाइक कि I'll you know I'll die and all, लीवर है भाई, 4 लीवर है, मैं तो आज पूरी बोतल पीऊंगा, fighting it, but मैं जीत के ही रहूंगा। This used to be the fight. ठीक बात। आजकल everyone is like नहीं भाई पेट खराब है, एक काफी है, घर जाना है। ऐसा नहीं है कोई उन्हें रोक रहा है, आज तो बल्कि अलाउ हो गया है, बट लोग अपने हेल्थ के ध्यान रखने लगे। तो एक ये बहुत मेजर चेंज आया है। ऑल्सो आजकल क्या हो गया है कि देखो लिकर महंगी है, जेनजी के लिए महंगी है, उनके पास 2,000 रुपये 1,500 रुपये नहीं है टू ड्रिंक इट। बट जेनजीज की यार एक्सपेंडिचर पावर ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इनकम अच्छी हो रही है। मैंने तो सुना है कि उनकी जो अब इनिशियल फेज में जो सैलरी है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। जैसे आपने पॉइंट ब्रिंग किया, लोग ना दारू से हटके भी, अल्कोहल से हटके भी और नशों में जा रहे हैं। अच्छा, विच इज़ मतलब सबको डुबो के ही छोड़ेगा। ये सबसे एक मेजर यार वो बड़े खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। लाइक पंजाब इज डूम्ड इन दिस, आई डोंट हैव टू नेम इट, बट माय पॉइंट इज कि लोग जैसे थिंग्स लाइक वीड, हैश एंड ऑल दीज अदर ड्रग्स,
लोगों को ये एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी हो गई है। अगर आप देखें तो हर किराना वाली मतलब आई थिंक हर सिगरेट शॉप्स पे कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी होती है। जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, आई यूज टू सी दिस यू नो दैट ड्रग डब अब्रॉड। आप ड्रग लेके एयरपोर्ट गए, आप जीवन आपका खराब हो गया, यू एंड अप इन अ प्रिजन। ठीक बात। इट यूज टू बी इट्स लाइक कि भाई ड्रग तो ड्रग है, इट्स लाइक कि आँख खुल जाती थी। आज अब देखिए, अगर मैं आई एम श्योर हमारी ऑडियंस हर जगह की है पूरी यूपी में, बट अगर हम नोएडा की बात करें, यहाँ की बात करें, क्योंकि जहाँ कॉलेज लाइफ ज़्यादा है, जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा है, वहाँ ये चीज़ें की चांसेस भी बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें एक्सेसिबिलिटी इस सिटीज़ में इजीली है कंपैरेटिवली। ओके। प्लस लोगों को सेम फीलिंग, उससे बेटर फीलिंग विदाउट हेल्थ हार्म, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी डायरेक्ट हेल्थ हार्म नहीं हो रही, दो उनका माइंड वीक हो रहा है, उनकी अंदर से बॉडी खोखली हो रही है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि हम सस्ते, एक तरह से सस्ते नशे हो गए कि हमने 1/4 द प्राइस में सेम हाई ले लिया। तो ये एक बहुत मेजर इफेक्ट है जो मुझे लगता है जेंजी वहाँ भाग रही है। भाई ये तो बड़ा खतरनाक है फ्यूचर के लिए। ऑल्सो बहुत ज़्यादा खतरनाक है फ्यूचर के लिए। ऑल्सो क्या हो गया है, लोगों को ना टेस्ट बड चेंज हो गया है। अब अल्कोहल इज नॉट नो मोर दैट काइंड ऑफ अल्कोहल कि हमें स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, वी नीड दैट स्मेल, वी नीड दैट हार्शनेस कि ये गले को जाना चाहिए। अब पीपल नीड थिंग्स मोर मेलो, मोर सॉफ्ट, मोर स्वीट। आप देखिए जामुन, इट इज लाइक टोटली हमने देखा इंडस्ट्री में भाई, मार्केट इंडस्ट्री शेक आग लगा रखी है भाई। भाई। इट हैज क्रिएटेड अ न्यू मार्केट, इट हैज क्रिएटेड अ न्यू सेगमेंट, न्यू कस्टमर, न्यू बेंचमार्क, हर चीज नई क्रिएट कर दी है। तो आप देखिए सेम विद द जिन, ऐसे ही जिन ग्रो किया था, ऐसे ही वोडका ग्रो कर रही है। पीपल नीड समथिंग न्यू। इट्स नॉट अबाउट ऑल दोज की एजिंग वाला गेम ही रह गया कि इट्स यूज्ड टू बी लाइक 12 ईयर। आजकल आप देखिए जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ब्रांड्स लाइक DIJO, Pernod एंड ऑल, दे आर कमिंग अप विद दीज वेरिएंट्स। दिस इज स्पीसाइड, लोलैंड, दिस इज दिस विद अ हिंज ऑफ ऑरेंज। आप इंद्री देखिए, इंद्री क्यों स्टार्ट हुई? यू सी गुडावन, it's a DIJO brand. It is in 2 variants. One is fruit and nut. Have you ever imagined nowadays it's more like a chocolate thing. आजकल लिकर में सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। ठीक बात। You can expect any flavor in a liquor these days. भाई ये दारू कम रह गई, अब वो रह गया कि मजा लेना है फ्रूट्स का। तो क्या इसमें एक्चुअल फ्रूट डलता है या इट इज इक्वल टू द नेचुरल? नहीं, डलता है। ऐसे तो हम ये वो ही नहीं कर सकते। इट्स वेरी कंप्लाइंट ओरिएंटेड। फ्रूट डलता है, उसका एसेंस भी ऑब्वियसली डलता है, उसे सड़ाया जाता है बेसिकली, तभी उससे ही अल्कोहल जनरेट होता है। तो फ्लेवर डलता है, बट ये है कि हर ब्रांड किस क्वांटिटी में, कितने वॉल्यूम में, किस कंसंट्रेशन में डाल रही है, डलता है। समझ गया। तो मतलब एसेंस डलता है नेचुरल किसी का फ्लेवर डलता है, किसी का कुछ चीज़। ठीक बात। ये इसकी ना एक वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई है एजिंग की, और उसमें क्या फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, कितनी क्वांटिटी में कैरेमल ऐड करते हैं, क्या वो कलर के लिए, इथेनॉल कैसे बनता है। और एक वीडियो और हम लोग लेकर आ रहे हैं इसी पे ही वर्क करके। वो कल हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था एक अपने व्यूअर के साथ। अच्छा, तो व्यूअर के साथ? हाँ, व्यूअर आया था, उसने बोला फ़ोन करके कि भैया मेरे को वीडियो बनानी है आपके साथ में। मेरे को बड़ी सारी क्वेरीज हैं जो मेरे दोस्तों की भी है। उन्होंने बोला भैया के पास जाना, हिमांशु भैया के पास बैठ के आप ये बना कर आओ और हमें भी शेयर करना। तो आई वेलकम हिंड, और वो फिर आया मेरे साथ, उसने वीडियोज़ बनाई, और मतलब जो वीडियो बनाई, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे भाई। अच्छा, जैसे कि उसने बोला शराब कैसे बनती है, मेरे को तो सबसे पहले यही जानना है, मेरे को वो सेहत पे कैसे इफेक्ट करेगी, जो आपने बोला था। हेल्थ ओरिएंटेड थे लड़के, लेकिन कहते हैं कि भाई पूरी बोतल जब लेते हैं तो पूरी बोतल खत्म करके जाते हैं जब 4 भाई बैठते हैं। यार देखो, ड्रिंकिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ गई है। लोग आजकल डेली पीने लगे हैं, इसलिए इंडस्ट्री ग्रोथ है। ठीक बात। पहले इट यूज्ड टू बी लाइक अ वंस इन अ ब्लू मून एक्टिविटी, मंथ में एक बार। आजकल आई डोंट थिंक कि अगर लोग बाहर घूम रहे हैं और दे आर लेजर टाइम, दे विल फाइंड एन एक्सक्यूज टू बाय एंड ग्रैब अ बियर। ठीक बात। और मे बी विस्की और मे बी अ ग्लास ऑफ एनीथिंग। ठीक बात। मतलब टाइम पास करने के लिए वो ये बियर तो आज से नॉर्मली है कि भाई 2 भाई बैठे गाड़ी चलाते में 2 कैन ले लिए। आजकल एक और हो गया, मुझे लगता है लोगों को ना ये हो गया है कि जिंदगी छोटी सी है। आजकल हर इंसान अपनी जिंदगी छोटी मान लेता है कि हम कभी मर सकते हैं, तो इसी में मजे ले लें। ठीक बात। लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोई नहीं देख रहा, कोई ऑन अ ब्रॉडर मेहनत नहीं कर रहा, या तो बहुत ज्यादा कोई सिंसियर हो रहा है जल्दी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया भाई, ये बात मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स भी ऐसे महसूस करते हैं, क्योंकि अब हम लोग ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्लान लेके नहीं चलते। आज है तो आज ही जीना है भाई, कल का पता नहीं। पहले अगर मेरे फादर या ग्रैंड डैड की थिंकिंग उनकी होती थी कि अगर 100 कमाते हो 5 ही खर्च करो, 5 ही खर्च करो, 95। जब से कोविड आया, आई थिंक कि पूरा मार्केट ही शेकडाउन हो गया है।
आप देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है। हाँ लोग कपड़ों की मार्केट ग्रो कर रही है, लोग अपने हेल्थ केयर पे, अपनी एक्टिविटीज़ पे, होम जिम, सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी पे आई, ठीक बात, क्योंकि लोग अपने ऊपर खर्च करने लगे। ठीक बात, लोगों को लगता है कि उम्र कभी भी हो सकता है, कोई कभी भी जा सकता है, तो लोग क्या होता है उस चीज़ को ग्रांटेड भी ले रहे हैं, और कुछ चीज़ लोग उसे डिसिप्लिन में, कुछ उसे एंजॉय भी कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक तो बात। लोगों की एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। बढ़ गई है। चलिए भैया, बहुत मज़ा आया लक्ष्य भाई ये पॉडकास्ट करके। सीरियसली मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। मुझे ज़्यादा मज़ा आया। हाँ भाई, चलते हैं अब। और थैंक यू मेरे भाई समय देने के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से। भाई के पास 9 लाइसेंसेस हैं और आप सबके लिए बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने टाइम लिया भैया से, और भैया के पास टाइम नहीं था, बड़े सारे कंपनी वाले बाहर वेट कर रहे हैं मिलने के लिए, तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी सिर्फ आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर करने के लिए, कितने एक्सपेंसेस, मार्जिन और कैसे धंधा किया जा सकता है, कैसे एंट्री मिलेगी। तो चलिए आज यहाँ पर अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। नमस्कार आप सभी को। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।